गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में बच्चों मैट्रिक्स क्या होती है ये पढ़ा, मैट्रिक्स के काइंड्स पढ़े, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे यूज होते हैं, रो ऑपरेशन क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, सारे डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया हुआ था कि मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे और आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। और बच्चों ये चैप्टर ऐसा है जो मैट्रिक्स से बहुत रिलेटेड है, इसीलिए जस्ट उसके बाद ही इसको रखा गया है। एक्चुअल में हम ये कहें कि डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से ही बना हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स में बच्चों ये पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स की खुद की कोई न्यूमरल वैल्यूज नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिख दी उसमें नंबर्स लिख दिए तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम बोलते हैं ये वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स जस्ट लाइक अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो आज हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट होता क्या है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, या क्या क्या डिफरेंसेस हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। तो आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे रहेगी और इंट्रोडक्शन बच्चों हम देंगे कंपैरिजन करके। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर हम कंपैरिजन से पढ़ते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या कंपैरिजन है, क्या कहाँ पे वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वो अप्लीकेबल नहीं हो रही है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट अप्लीकेबल हो रही है। जब डिफरेंसेस के साथ बच्चों पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही टॉपिक साथ ही साथ क्लियर होते चले जाएंगे। मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है और डिटर्मिनेंट भी कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करके पढ़ते चले जाओगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होती है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिटर्मिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको समझाना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो उसके लिए बच्चों हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने जा रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैंने पहले बोला कि आज हम डिफरेंस से पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है और इसी में आपको इसकी डेफिनेशन भी बच्चों मिल जाएगी। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन आपको हम बताते हैं और इसी में आपको इसके जब डेफिनेशन बताएंगे तो आपको डिफरेंसेस भी क्लियर होती जाएगी। अब आते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस होता क्या है, अगर आप इसके फर्स्ट पॉइंट में देखिए तो क्या पहला मेन डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स। मतलब ये कि सपोज करो हमने लिखा 1 2 3 4 ये नंबर है और इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हमने आपको बताया हुआ है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट। ये तो हो गया मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट बच्चों क्या होता है, इट इज अ स्केलर वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या होती है, इट इज अ स्केलर वैल्यू। ये क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि कंप्यूटेड फ्रॉम, कहां से वो आती है स्केलर वैल्यू, कंप्यूटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्केलर वैल्यू देता है। हम लोगों ने बच्चों वहां पे मैट्रिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। किसी भी अगर आपसे पूछा जाए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिखा 1 2 3 4 जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा था मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि हाँ इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। मैट्रिक्स जस्ट लाइक अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर, केवल एक ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को अरेंज करके रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में रख दिया जाता है, दैट इज मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से ही कंप्यूट होती है। इट इज अ स्केलर वैल्यू, यह एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि कहां से हमें मिलती है, विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स हम लोगों ने दो टाइप की पढ़ी हुई थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। बट डिटर्मिनेंट बच्चों क्या है, हमें कहां से मिलती है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो केवल किस मैट्रिक्स से मिलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा देखिए कैसे, अब देख लीजिए जैसे ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स। अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं मिलती है, नहीं होती है। डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर इसको डेट ऑफ ए करके भी लिखा जा सकता है,
कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो जनरली हम लोग इस सिंबल को ज्यादा प्रीफर करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉडुलस मत पढ़िएगा कि मॉडुलस ऑफ ए। बच्चों कई बार मैंने देखा हुआ है पढ़ाते समय बच्चे बोलते हैं सर मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। मॉडुलस नहीं है बच्चों, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इसके सिंबल से डिनोट किया जाता है ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेट ए या डेल ए करके आप इसको डिनोट कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं बच्चों कैसे किसी डिटर्मिनेंट, हमने जो बोला ये कि एक स्केलर वैल्यू होती है। हमने ये बोला जो आपको कि डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलती है। तो जरा थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पे लिखा कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। लेकिन अगर यही चीज स्क्वायर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए, मतलब 1 2 3 4, आपको पहले मैं बता भी चुका हूं कि मैट्रिक्स का नोटेशन अगर ये है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, बस उसमें क्या करिए आप ऐसे डबल लाइन लगा दीजिए, ये किसका सिंबल हो जाता है, डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसको हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको तो नहीं एक्सपेंड कर सकते थे, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, बट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रूल क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1 into 4 यानी कि 4 माइनस 3 into 2 यानी कि 6, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2, जो कि क्या है, एक स्केलर है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट वही चीज अगर डिटर्मिनेंट में चला आया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है। तो बच्चों ये मेन डिफरेंस यही है यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में हम नंबर्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं, वहां पर केवल नंबर्स के अरेंजमेंट को लेकर चलते हैं। जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं और उसको निकालते भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर की थी, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करके निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने पहला डिफरेंस यही पढ़ा कि मैट्रिक्स की कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती है, कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं होती है, जबकि डिटर्मिनेंट की न्यूमरल वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करके एक स्केलर वैल्यू पा सकते हैं, बट मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। कोई पर्टिकुलर वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू या कोई स्केलर वैल्यू हमें मैट्रिक्स से नहीं मिलती है। अब बच्चों आते हैं इसके सेकेंड डिफरेंस में, आप कह सकते हो इट मे बी। अब बच्चों आते हैं इसके सेकेंड डिफरेंस में। सेकेंड डिफरेंस बच्चों क्या होता है, इन मैट्रिसेस number of row may not be equal to the number of columns। बच्चों होता क्या है, मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, मैट्रिक्स दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, एक को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें दो टाइप की मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। यानी वहां पर मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रो में नॉट बी, हो भी सकता है रो और कॉलम इक्वल और नहीं भी हो सकता। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हमेशा रहे मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है। इक्वल रहेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल नहीं रहेगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट पे आते हैं। इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। बच्चों डिटर्मिनेंट के केस में ये मस्ट है, डिटर्मिनेंट के केस में ये मस्ट है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए। किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व हम तभी कर पाएंगे, या किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में, किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम तभी रिड्यूस कर पाते हैं जब वो मैट्रिक्स कैसी हो बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए आपने जब पहला डिफरेंस भी देखा होगा तो वहां पर हमने लिखा कि जो मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से कंप्यूट होकर आई हो, स्क्वायर मैट्रिक्स से कंप्यूट हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। यानी आप कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट में केवल उन्हीं मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जिन मैट्रिसेस में
नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है। यानी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बच्चों हमेशा 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे ही रहेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं निकाल सकते। अगले डिफरेंस में आते हैं बच्चों। अगला इसका डिफरेंस क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि हम दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मान लो ये लिखा हुआ है ABCDEF GHI, अगर हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, DEF ऊपर हो जाएगा, ABC नीचे हो जाएगा, GHI वही रहेगा। तो हमने ये बोला कि मैट्रिक्स के केस में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करके एक नई मैट्रिक्स पा सकते हैं। मैट्रिक्स के केस में हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें नई मैट्रिसेस मिलती है। जैसे ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, जो कि ये ऑपरेशन लगाने से मिली। इसी तरह आप C1 और C2 को भी इंटरचेंज करोगे तो आपको एक अलग मैट्रिक्स मिलेगी, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। कोई भी ऑपरेशन यहां पर जब हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक नई मैट्रिक्स मिलती है। बट बच्चों डिटर्मिनेंट के केस में क्या है, बिल्कुल रो और कॉलम ऑपरेशन आप यहां पे भी लगाओगे, यहां पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर बच्चों ये है the value of determinant is same for all cases, all operations. The value of determinant does not change on interchanging its row or column. कहने का मतलब ये, अगर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो स्केलर वैल्यू हम लोग कंप्यूट करते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर आप लोग इसको एग्जांपल्स में देखोगे भी कि हम किसी डिटर्मिनेंट को कई तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। वो आगे अभी आज हम बताएंगे, भी डिस्कस भी करेंगे कैसे किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया जाता है। डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। बच्चों बोर्ड में 10 to 12 मार्क्स का ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर ये यूनिट आती है 10 to 12 मार्क्स की, और ये ऐसा है जो बहुत आसानी से आप इसको गेन कर सकते हो। ओवरऑल बच्चों हमने क्या देखा आज इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कंप्यूट किया जाता है, निकाला जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, एक रिमार्क डालकर आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझिए है क्या। हमने ये चीज जब मैट्रिक्स स्टार्ट किया तो आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया हुआ कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका कंप्यूटर के फील्ड में क्या यूज है, साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में इनके क्या यूजेस हैं, वो हमने आप लोगों को डिस्कस किए थे। साथ ही साथ बच्चों वहां पर एक पॉइंट हमने वो ये भी डिस्कस किया हुआ था कि मैट्रिक्स का यूज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी करते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको आता है, 3 मेथड वहां पे आपने पढ़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगी, बट यहाँ पर हमें किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो वही हम बताने जा रहे हैं, a system of linear equations can be expressed in the form of matrices। कहने का मतलब बच्चों ये कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस रहेंगी। जैसे मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ एग्जांपल, सपोज करो एक एग्जांपल हमने लिया 4x + 2y = 11, 3x - 3y = 7। ये हो गई लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशन है तो इसीलिए ये पूरे को क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करके मान लो आपको बोला जाए कि x और y की वैल्यू लिखो, कैन बी रिटेन एज, इसको कैसे बच्चों लिखा जाता है, कैन बी रिटेन एज, करिए क्या, जो x और y के कोफिशिएंट है उनको मैट्रिक्स में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर पहला कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे फिर सेकंड में यहाँ पे 3 विद साइन लिखते हैं, यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3। फिर इनटू में क्या होता है, जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, जैसे 2 वेरिएबल है x और y, तो उसको हम कॉलम वाइज ऐसे लिखेंगे वर्टिकली x y, और इक्वल्स टू जो RHS में दिया हुआ है उसको भी हम
मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं एक्स, और ये जो आरएचएस में बच्चों होता है इसको क्या बोलते हैं बी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट किए। जैसे अगर आपको बोला जाएगा आगे, क्योंकि ये बोर्ड में आता है लॉन्ग में, मैंने बताया वो इनवर्स निकालना आता है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो 3 वेरिएबल्स में रहेगा एक्स वाई जेड में, उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप वहां पर हमारा यही होगा कि हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके इनवर्स निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे हम इस अननोन टर्म्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब अगला टॉपिक बच्चों क्या हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया जाता है। वो जिस स्केलर वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की स्केलर वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती, तो कैसे वो स्केलर वैल्यू आती है, क्या तरीका होता है, क्या रूल्स होते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले हम 2x2, ऑर्डर 2 का मतलब है 2x2, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ पर हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट की बात करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो कहने का मतलब ये है कि कंसीडर एक हमने डिटरमिनेंट कंसीडर किया ए, और उसमें बच्चों एलिमेंट क्या है, a11, a12, a21, a22, जनरल फॉर्म में ही कर रहे हैं ये। अब इसको हमें कंप्यूट करना है, ये स्क्वायर 2x2 ऑर्डर की है, इसको हमें कंप्यूट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप में करते हैं, इक्वल्स टू a11 इंटू a12, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, a21 इंटू a12। तो बच्चों ये होता है कि 2x2 की डिटरमिनेंट अगर है तो उसका एक्सपेंशन का रूल क्या है, इस तरह से एक्सपेंशन करते हैं। बच्चों 2x2 की डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आसान है, टफ नहीं है आपके लिए। जो मेन यहां पर समझना है, जो कि आगे हम बताने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मतलब कैसी ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक हम नोट लिखवाना चाहेंगे, पॉइंट आपको मार्क कराना चाहेंगे, क्या, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड, a determinant can be expanded with respect to any row or कॉलम। अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने डिफरेंस, जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का हम डिफरेंस बता रहे थे अभी, तो हमने आपको बताया हुआ है कि डिटरमिनेंट में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वो जो स्केलर वैल्यू आती है किसी डिटरमिनेंट की, वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चों वही मैंने लिखा, अ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड विथ रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। जैसे अब यहां पर ऑर्डर 3 की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कंसीडर एक हम डिटरमिनेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो ये एक डिटरमिनेंट हमने कंसीडर किया। अब इसका एक्सपेंशन करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी स्केलर वैल्यू, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, यानी इसकी स्केलर वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो बच्चों मैं यही बताना चाहता हूं, अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा, वहां पे हम लोग इनवर्स निकालते समय यूज भी किए होंगे कि इसके रेस्पेक्ट में हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर दे रहे थे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जा रही थी। तो कहने का मतलब यहां पर हम यही बताना चाहते हैं, अ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। आपको पता है अगर ये 3 ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो इसको हम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है कि आप R1 के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करो, आप इसको R1, R2 या R3, इसी तरह से C1, C2 या C3 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी हम बता रहे हैं। और मेजर थिंग यहां पर यह है, पॉइंट करने वाली बात यहां पर यह है कि हर केस में चाहे आप जिस भी रेस्पेक्ट में, जिस भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे, आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां पर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो भी इजी रो या कॉलम हमें लगेगा एक्सपेंड करने के लिए, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा हम R1 के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करें। किसी भी डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो आइए दिखाते हैं। तो देखिए, एक्सपेंशन अलोंग
R1। तो पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रो 1, ये हमारे इस डिटरमिनेंट की पहली रो है, तो रो 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन का रूल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आएगा इस पूरे चैप्टर में ये एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का। हमने क्या बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, इसको R1 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करके आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक्सपेंड किया जाता है, सबसे पहले जैसे ये R1 के एलिमेंट है, ये क्या है हमारे लिए, ये R1 है। तो आप करिए क्या, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A11। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो डिटरमिनेंट ऑफ A हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, A11। ठीक, उसके बाद बच्चों एक साइन कन्वेंशन यहां पर लगता है, -1 टू दी पावर। यहां पर सफिक्स में जो नंबर है, जैसे 1 है, तो उसको हम सम के फॉर्म में यानी एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि उस नंबर से पहले हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे या निगेटिव लगाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या लिख करेंगे, सबसे पहले A11 लिखेंगे, फिर साइन कन्वेंशन के लिए -1 टू द पावर क्या होता है, रो प्लस कॉलम। मतलब जो यहां पर इसमें जो नंबर रहेगा वही चीज यहां पर सम के फॉर्म में लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे आप रो 1 के रेस्पेक्ट में इवेल्युएट कर रहे हो, तो रो 1 को हटा दो, कॉलम 1 को हटा दो, आपको 2 क्रॉस 2 की एक डिटरमिनेंट मिलेगी, उसको लिख दो। क्या मिल रहा है आपको, A22, A23, A32, A33। तो ये आपने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में किया, प्लस अब A11 जिस तरह से हमने सॉल्व किया, इसी तरह से अब क्या करेंगे, A12 लेंगे, A12 भाई R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, A12। फिर साइन कन्वेंशन के लिए -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम यानी कि 1 + 2, और फिर क्या करेंगे, A12 के सामने की कॉलम को हाइड करेंगे, A12 के सामने की कॉलम को हाइड करेंगे और सामने की रो को, तो जो बचेगा A12 के सामने की कॉलम और उसके सामने की रो को हाइड करेंगे, जो 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बचेगी उसको लिखेंगे। क्या बच रहा है, A21, A23, A21, A23, इसी तरह से A31, A33। तो हमने R1 के पहले और दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट, R1 के पहले और दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट कर लिया। अब आते हैं थर्ड पे, प्लस A13 -1 टू दी पावर, साइन कन्वेंशन के लिए इनका सम यानी 1 + 3, और फिर क्या करेंगे, अब A13 के सामने के कॉलम और रो को हाइड कर लेंगे, फिर वो जो 2 क्रॉस 2 के लिए जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिख लेंगे। क्या बच रहा है, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम R1 के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे, अभी अगला स्टेप आप देखिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, A11, अब -1 टू दी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, यानी यहाँ पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट है, और इससे पहले आपको हमने बताया हुआ है ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, A22 इंटू A23, A22 इंटू A23 माइनस A32 इंटू A23। इसी तरह से बच्चों जब आगे आएंगे तो यहाँ पर -1 टू द पावर है 3, जो कि एक ऑड नंबर है, तो यानी ये साइन निगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये जो प्लस है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -A12। फिर इस 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा A21, A33 माइनस A31, A23। इसी तरह से बच्चों इस पे जब आएंगे तो देखिए -1 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 4, जो कि इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव साइन में आएगा, तो प्लस A13, और फिर इस 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A21, A32 माइनस A31 इंटू A22। तो बच्चों ये होता है डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड किया अलोंग R1 के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से एक्सपेंड कर दोगे तो जो भी न्यूमरल वैल्यू आएगी वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी, वही उसकी स्केलर वैल्यू, जो हम बात कर रहे थे कि किसी डिटरमिनेंट की स्केलर वैल्यू होती है। तो जैसे ही नंबर्स यहाँ पर रखे रहेंगे तो आप उनको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वही उस डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू। तो ये तो बच्चों आपने ऑलरेडी पीछे जब इनवर्स निकाल रहे थे मैट्रिक्स में तो आपने किया भी हुआ यही मेथड। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी पर्टिकुलर एक ही रो के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करो। मैंने बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट को
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं और उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमने R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया। आइए एक एक्सपेंशन और दिखा देते हैं और बाकी उस तरीके से आप आके कर भी सकते हैं। करना आपको एक ही है, जो भी इजी रो या कॉलम हमें पड़ेगा जिसका एक्सपेंशन हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, हम उसको अपना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल ये नहीं है कि केवल आपको R1 मैंने बता दिया कि हमेशा आप R1 के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। अब कौन सी रो कौन सी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है वो आपको डिसाइड करना है। जो इजी आपको पड़ेगा, जिसमें डिजिट 0 या 1 ऐसे करके ज्यादा रहेंगे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हमने एक्सपेंशन देखा अलोंग R1। अब आइए देखते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1 के रेस्पेक्ट में कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। इसी तरह से आप R2 R3 और C2 C3 आप अपने से कर सकते हो। न्यूमरल वैल्यूज बच्चों आप लेकर अगर ट्राई भी कर लेना, आप देखोगे ये आंसर हर केस में, चाहे R1 R2 R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, चाहे C1 C2 C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, हर केस में आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1। हमने ये बताया हुआ है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को। अब आइए करते हैं C1 के, कैसे डिटर्मिनेंट को हम C1 मतलब फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कैसे हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो वही काम करेंगे। फर्स्ट कॉलम के लिए पहला एलिमेंट क्या है, इस मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकाली, तो पहले एलिमेंट को लिखेंगे जो कि है A11। उसके बाद साइन कन्वेंशन के लिए क्या करते हैं, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, यानी कि 1 + 1। फिर क्या करेंगे, A11 के सामने जो रो और कॉलम होगी उसको हाइड कर लेते हैं। A11 के सामने रो ये है, कॉलम ये है। फिर जो 2 × 2 की डिटर्मिनेंट बनेगी, जो 2 × 2 के जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे एज इट इज, A22 A23 A32 A33 प्लस, अब यहां पर सेकेंड एलिमेंट क्या है, A21 -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, यानी 2 + 1। फिर क्या करेंगे, A21 के सामने की रो और कॉलम को हाइड करेंगे और जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसको 2 × 2 की डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, यानी A12 A13। क्या बच रहा है, A12 A13। भाई क्या करेंगे, इसके सामने की रो ये है, इसके सामने का कॉलम ये है, इसको अगर आप हाइड करते हो तो यही 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो A12 A13। इसी तरह से A32 A33। तो हमने C1 के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब आते हैं थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट, यानी थर्ड एलिमेंट क्या है C1 का, A31। फिर साइन कन्वेंशन के लिए -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, यानी 3 + 1। और फिर A31 के सामने की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, A12 A13 A22 A23। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। अब करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आपको आता है क्योंकि 2 × 2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान है, हमने आपको बताया भी हुआ है। तो चलिए, ये सभी कैलकुलेशन हमारे 2 × 2 की डिटर्मिनेंट के बेस पे आ गए हैं। तो -1 टू द पावर 2 जो कि पॉजिटिव साइन हमें देगा, तो ये हो जाए बच्चों। ये जो -1 टू द पावर आ रहा है, ये हमें केवल साइन कन्वेंशन बताता है कि माइनस ऑफ A11 रहेगा या प्लस ऑफ A11 रहेगा, माइनस ऑफ A21 रहेगा या प्लस ऑफ A21 रहेगा। खुद की वैल्यू अगर निगेटिव में रहेगी और आगे भी माइनस साइन रख रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A21 पॉजिटिव है और यहाँ पर मान लो ऑड आ रहा है, यानी निगेटिव साइन आ रहा है, तो ये साइन किसमें चेंज हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो -1 की पावर 2 जो कि इवन हो गया, यानी पॉजिटिव साइन आया, तो A11। और ये 2 × 2 की डिटर्मिनेंट है, तो इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, A22 × A23 A22 × A33 माइनस A32 × A23। इसी तरह से आगे आइए, -1 की पावर ये 3 है जो कि ऑड है, तो साइन निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे इस प्लस को हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है A21, इसको कंप्यूट करिए, 2 × 2 की डिटर्मिनेंट है, तो ये क्या आएगा, A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस -1 की पावर ये 4 है, इवन है, यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिखा जाएगा A31। और इसको वही 2 × 2 की डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, A12 A23 माइनस A22 A13। तो बच्चों ये हमने कॉलम फर्स्ट यानी कॉलम 1 C1 के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। इसी तरह से आप C2 और C3 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, R2 और R3 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। बच्चों आपको करना क्या है, हमने ये जनरल फॉर्म लिया है, आप कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ले सकते हो, एग्जाम्पल से ले सकते हो या किधर से भी ले सकते हो। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर कहीं एग्जाम्पल से ही कोई एक मैट्रिक्स ले लो, उसके डिटर्मिनेंट को आप निकालो।
सब ऑपरेशन सिखा लो, और R1 से भी एक्सपेंड करो, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी करो, C2 से भी करो, C3 से भी करो। टोटल 6 केसेस बनेंगे 3x3 के ऑर्डर में। और आप ये देखो कि क्या जो हमने आज बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पर उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखिए क्या ये बात सही है या नहीं। और एक्सपेंड कैसे करना है वो रूल मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट में बच्चों फिलहाल इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डिटरमिनेंट की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।